Hello dear friends, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy, and at the same time I hope that you will fit and fine students. So dear student, today I am here with a very basic and very important topic of grammar because that is considered very important in every respect, जिसको हर एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अगर आपको किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश और इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन समथिंग, इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टेंसेस स्टूडेंट्स। अभी आज स्टूडेंट्स मैं टेंस को लेकर आपके लिए आया हूं और मेरी एक गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो इस सिर्फ एक वीडियो में बहुत छोटी होने वाली है। इसमें हम सीखेंगे कंप्लीट टेंसेस, और आज इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स आपका टेंसेस के प्रति जो नजरिया है कि हमें टेंसेस आते नहीं हैं, मुश्किल होते हैं, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं ट्रेडिशन पैटर्न से हट करके बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको आज टेंसेस कराऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर सभी टेंसेस मैं कराने जा रहा हूं और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा तो ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि यू आर गोइंग टू लर्न टेंसेस टुडे। आज अब टेंस को सीख लेंगे और टेंसेस के प्रति जो आपके मन में डर है वो खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का स्टूडेंट टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है टेंस। क्या नाम है टॉपिक का? टेंस। स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे टेंस। टेंस को सीखने से पहले स्टूडेंट्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन से हमें क्लैरिटी होगी टेंस। अभी तक हमें यह नहीं पता है कि टेंस है क्या, तो टेंस को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स यहां से एक क्लैरिटी हो गई, यहां से एक क्लैरिटी देखिएगा। अब तक हम टेंस को क्या मानते हैं? टेंस क्या है? काल। टेंस को हम क्या कहते हैं? काल। स्टूडेंट्स आज के बाद ध्यान रखना, टेंस काल नहीं है। टेंस काल नहीं है। टेंस काल नहीं है। काल मतलब टाइम। सिर्फ टाइम कह देने से टेंस की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, बल्कि टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? विच जो टेल्स अस, हमें बताती है, टेल्स अस द टाइम, the time and state, time and state of an action, of an action। स्टूडेंट जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज बहुत रैपिड तरीके से, बहुत तेजी के साथ हम टेंस सीखेंगे, क्योंकि इसी एक लेक्चर के अंदर में टेंस कंप्लीट करने हैं। क्या है टेंस? क्या स्टूडेंट्स हिसाब से देखा जाए तो टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। वो वर्ब की फॉर्म है विच टेल्स, जो हमें बताती है, क्या बताती है? टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। सो स्टूडेंट्स यहां से जो डेफिनेशन है, यहां से हम समझेंगे कि टेंस है क्या, यहां से हम जानेंगे कि टेंस क्या है। टेंस को अगर कहा जाए तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो टेंस है, और टेंस का काम क्या है? आप जानते हैं वर्ब। वर्ब क्या करती है? वर्ब क्या करती है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि टेंस के हिसाब से जो वर्ब हमारे पास आती है उसका काम क्या होता है? एक्शन दिखाना। क्या काम होता है उसका? एक्शन दिखाना। ठीक है, अगर आप वर्ब को एक्शन कह दें तो फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक वर्ब जो है वो स्टेट भी दिखा सकती है और साथ में क्या दिखा सकती है? स्टेट भी दिखा सकती है और साथ में पोजीशन भी दिखा सकती है। तो यहां पर हम टेंसेस में जो हम जिस वर्ब की बात करते हैं उसमें बात करते हैं सिर्फ डू वर्ब का, अर्थात जो एक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है? जो एक्शन दिखाती है। देखिएगा, वर्ब को हम एक्शन कह सकते हैं और एक्शन को वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब का काम है एक्शन दिखाना। अब यहां तक बात की जाए एक्शन दिखाना, और टेंस का काम क्या है? टेंस का क्या काम है स्टूडेंट्स? अगर मैं यहां पे टेंस लिख देता हूं, टेंस का क्या काम है स्टूडेंट्स? अगर टेंस का काम है इस एक्शन, जो ये एक्शन दिखाया गया है, इस एक्शन का क्या दिखाना? इस एक्शन का स्टूडेंट्स क्या दिखाना? टाइम, और साथ में क्या दिखाना? इसकी स्टेट दिखाना। अब आप देखिएगा डेफिनेशन क्या कहती है, टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? टेंस का काम होता है, टेंस क्या एक वर्ब की फॉर्म है, टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है, और उस वर्ब की फॉर्म पक्का है। वर्ब की फॉर्म क्या दिखाएगी? एक्शन को दिखाएगी। जो उस वर्ब की फॉर्म ने क्या दिखाया स्टूडेंट्स? एक्शन दिखाया है। उस एक्शन की स्टेट बताना और टाइम दिखाना किसका काम होता है? टेंस का होता है।
किसका काम होता है? टेंस का। अब स्टेट कैसे दिखाएगा और टाइम कैसे दिखाएगा? एक्शन का। यहां से हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो एक टेंस है वो क्या दिखाता है, टाइम भी दिखाता है। एक्शन का टाइम यानी कि काम किस समय पर हुआ, काम किस वक्त हुआ, किस समय पर हुआ, और काम किस स्थिति में है, किस हालात में है, किस स्थिति में है। तो आज के बाद देखिएगा आपको टेंसेस को ऐसे नहीं सीखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ऐसे कतई नहीं सीखना, समझ के सीखना है, रट के नहीं सीखना। सो यहां से स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि टेंस का काम है जो एक्शन होता है वर्ब का, उस एक्शन का क्या दिखाना, एक्शन का क्या दिखाना, स्टेट दिखाना और टाइम दिखाना। अब अगर मैं टेंस को यहां पर लिख देता हूं, तो टेंस को आप बांट सकते हैं इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स क्या हैं, ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन ये 3 पार्ट्स हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टाइम को, यानी कि टेंस इज क्या है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, टेंस को टाइम के अनुसार हम बांट सकते हैं 3 पार्ट्स में। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि देखिए हमें डेफिनेशन को प्रूव करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि टेंस का काम होता है टाइम दिखाना। क्या दिखाना? टाइम। और टाइम कितने होते हैं हमारे पास? 3 टाइम्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहां से हम कह सकते हैं जो ये प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है, ये क्या है? एक्शन का टाइम है। एक्शन का क्या दिखाता है? ये टाइम दिखाते हैं। एक्शन का क्या दिखाते हैं? टाइम दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन की, किसकी बेटा? स्टेट की। किसकी बात करते हैं? स्टेट की। एक्शन की स्टेट कितनी हो सकती है? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द एक्शंस आर देयर? पहली स्टेट किसी भी एक्शन की होती है वो क्या है? इंडेफिनिट स्टेट। क्या होती है? इंडेफिनिट स्टेट, जिसको आप टेंस कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एन एक्शन। एक्शन की पहली स्टेट। एक्शन की सेकंड स्टेट हमारी है कॉन्टिन्यूअस स्टेट। मैं इनको डिफाइन भी करूंगा और बताऊंगा भी, और आप किस प्रकार से आसानी से सीख लेंगे आप देखते रहिए। थर्ड स्टेट हो सकती है हमारी एक्शन की, वो होती है परफेक्ट स्टेट। कौन सी स्टेट होती है स्टूडेंट्स? परफेक्ट स्टेट। तो आज तक आप बने रहिएगा। जो बच्चा कहता है कि टेंस मुश्किल होते मुझे आते नहीं, तो ध्यान देखिएगा, देखिएगा। और फोर्थ स्टेट होती है हमारी किसी भी सेंटेंस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। कौन सी होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आपको ये स्टेट समझनी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जिनको आज तक आप याद करते रहे, रट्टा मारते रहे, याद नहीं हुए, रट्टा मारते रहे, 12 टेंसेस के नाम याद करते रहे, तो आपको सिर्फ स्टूडेंट्स 3 टाइम को याद करना है कि कोई भी एक्शन घटित होता है तो उनके 3 ही टाइम हो सकते हैं, 3 ही समय बिंदुओं के बीच में वो घटित हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो कई बार जब मैं बच्चों से पूछता हूं, इवन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो आगे स्टेट जानने की तो सवाल ही नहीं उठता जब तक वो टाइम भी डिसाइड नहीं कर पाते। जब मैं किसी सेंटेंस पूछता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, तो मैं यहां पे देखिए सेंटेंस लिखता हूं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। जब किसी बच्चे से आप ऐसा पूछते हैं कि इसकी ये कौन सा टेंस है, अर्थात यहां पे कौन सा टेंस है, तो बच्चा क्या समझता है कि मैंने खाना खा लिया है, अर्थात काम पूरा हो गया, भूतकाल में पूरा हो गया, तो बच्चा क्या कह देता है कि ये पास्ट है। तो इस प्रकार से ये पास्ट नहीं है। इसका मतलब हमें स्टेट जानने से पहले तो टाइम का ही नहीं पता। अगर ब्रॉडली बच्चों आपको पहले ये पहचानना हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपको ये पहचानना हो कि इसका टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले आप उसको टाइम पहचानिएगा, फिर उसकी स्टेट देख लीजिएगा। देखो पहले आप देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जब भी कभी कोई सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आपको ध्यान रखना है उसके बाद में या तो है मिलेगा, या आपको हूं मिलेगा, या आपको मिलेगा हो। अगर आपको है, हूं, हो में से कुछ भी सेंटेंस के बाद मिलता है, तो चाहे उसने काम कर लिया है, चाहे वो खाना खा लिया है, तो वो प्रेजेंट है। इसका मतलब उसको पास्ट कहना बिल्कुल गलत है। अगर किसी सेंटेंस के बाद में स्टूडेंट्स आपको मिलता है था, थे, थी मिलता है, ठीक है, या स्टूडेंट्स कोई भी सेंटेंस कैसे एंड होता है, या वाक्य किस पर? वावल साउंड, यानी कि किस पर? स्वर ध्वनि से समाप्त हो। जब भी कोई वाक्य के बाद में आपको मिल जाए स्टूडेंट्स था, थे, थी, या कोई वाक्य सिर्फ स्वर ध्वनि से ही एंड हो जाए, जैसे वह दिल्ली गई, उसने मेला देखा,
तो ए से लेकर अंग तक जो ध्वनि होती है हिंदी में उनको हम कहते हैं स्वर ध्वनि, उनसे एंड हो जाए तो वो पास्ट होगा। और स्टूडेंट्स अगर किसी सेंटेंस के बाद में आपको मिलता है गा और गे या गी मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो पहले हम जानेंगे कि टेंस का जो टाइम होता है, टेंस का काम जो टाइम दिखाना होता है, तो टेंस कितने टाइम दिखा सकता है, 3 टाइम्स दिखा सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उनकी पहचान कैसे हो, सबसे पहले तो आपको किसी भी सेंटेंस को देखते ही ये आना चाहिए आइडिया कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का, ये फ्यूचर का है। उसके बाद आपको स्टेट देखनी है। स्टूडेंट सबसे पहली एक्शन की स्टेट होती है इंडेफिनिट, जिसमें निश्चित नहीं होता, जिसमें काम निश्चित नहीं होता। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, यहां पे जाना जो क्रिया है इसकी स्टेट क्या है, अनिश्चित है। कैसे, मैं स्कूल जाता हूं, क्यों जाता हूं, कब जाता हूं, आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, देयर इज नो क्लैरिटी, यहां पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडेफिनिट। किसी भी एक्शन की एक स्टेट होती है इंडेफिनिट स्टेट, जिसमें हमें यह नहीं पता कि मैं ये काम करूंगा आगे या नहीं करूंगा, कैसे है, इस काम की हालात कैसे हैं। सेकेंड बेटा आपका है कॉन्टिन्यूस स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, कॉन्टिन्यूस स्टेट। किसी भी काम की कॉन्टिन्यूस स्टेट ये दिखाती है कि लगातार वो काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना जो क्रिया है ना, इससे पता चल रहा है कि काम अब भी क्या है, कंटिन्यू है। यानी कि टेंस आप रखते हैं ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अरे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अगर आप इसको तोड़ के पढ़ें, प्रेजेंट क्या है, टाइम है, और कंटिन्यूस क्या है, एक्शन की स्टेट है। अगर आप इस एंगल से, इस तरीके से अगर आप टेंसेस को पढ़ोगे तो टेंसेस आपके हो जाएंगे, और आप क्या करते हैं, उनको रटते हो तो वो आपको समझ नहीं आते। तोड़ के पढ़ें, समझे कौन सी चीज कहां से आई है, कैसे जुड़ी है आपस में। जब ऐसा समझ पाएंगे तो टेंसेस आपके हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स यहां से आपको समझ में आया। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट आप सुनते भी होगी, भाई वो तो ना एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है, ही इज अ परफेक्ट पर्सनैलिटी, अर्थात जिसमें कोई चूक ना हो, जो संपूर्ण हो, पूरा हो। अर्थात ये कौन सी एक्शन की स्टेट है, कौन सी एक्शन की स्टेट है स्टूडेंट्स, ये एक्शन की वो वाली स्टेट है जो काम को पूरा हुआ दिखाती है। मैंने अपना काम कर लिया है, अर्थात आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मेरा काम पूरा हो चुका है। और यहां पे जो एक्शन है काम करने का, वो क्या है, परफेक्ट है, वो पूरा हो चुका है, अब तक कर चुके हैं। इंडेफिनिट स्टेट जिसमें काम क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, जो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, उस स्टेट को हम कहते हैं इंडेफिनिट स्टेट। और उसके बाद जो काम को होता हुआ दिखाती है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टेट। और जिस स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स काम हो जाता है पूरा, उसको कहते हैं परफेक्ट स्टेट। और आगे देखिए लास्ट जो स्टेट है हमारी, उसका नाम है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। So why this state is called perfect continuous states? इसको perfect continuous क्यों कहा जाता है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। जरा ध्यान से पकड़े सेंटेंस को कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप समझ पाएंगे कि देखिएगा 10 मिनट में मैंने टेंस की डेफिनेशन बता दी, उसके टाइम बता दिया एक्शन का, और क्या बता दी, स्टेट बता दी। इसका मतलब कुछ काम मैंने पूरा कर लिया है। अर्थात परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना। अर्थात इसको परफेक्ट क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट से मैं खाली नहीं हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ काम मैं करवा चुका हूं, तो परफेक्ट हो चुका है। यहां तक का काम 10 मिनट में जितना काम करवाना था वो परफेक्ट हो चुका है, और अब भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो ये कॉन्टिन्यूस है। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अरे टेंस तो ठीक है, आप तोड़ के पढ़े, इसको परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ काम पूरा हो चुका है। और कॉन्टिन्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ काम अब भी चल रहा है, कुछ काम अब भी स्टूडेंट्स चल रहा है। सो अब आपको दिक्कत आती है, आप छांट लेंगे, ये तो प्रेजेंट है। अब दिक्कत आएगी स्टेट को कैसे पहचाने। ये मैं आपके लिए सारा कुछ हिंदी में करा रहा हूं, ताकि आपको हिंदी से जब ट्रांसलेशन करते हैं और आपको कोई दिक्कत ना हो। और आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, एंड व्हेन वी आर एबल टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, देन देयर विल बी नो नीड ऑफ लर्निंग टेंसेस। जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर हमें टेंसेस के बारे में सोचना नहीं पड़ता। दिक्कत शुरुआत में आती है जब हमें बेसिक नहीं पता होता। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी का भी इंडेफिनिट हो, किसी का भी इंडेफिनिट हो, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसकी पहचान जो होगी हिंदी में आपको क्या मिलेगा, उसके बाद में ता तेती, क्या मिलेगा, ता तेती, क्या मिलेगा आपको, ता ते या ती आपको उसके बाद में मिलेगा। अब कोई बच्चा है मत कहना, क्योंकि हम कर रहे हैं मिक्स, 12 टेंसेस को एक टाइम में कर रहे हैं।
अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस स्टेट है तो उसके बाद हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, उसके साथ उसके बाद में आपको मिलेगा, वाक्य के बाद में मिलेगा रहा, या मिलेगा आपको रहे, और या मिलेगा आपको रही। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर परफेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा वहां पे, चुका, चुके, या क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, चुकी, या स्टूडेंट्स आपको मिलेगा या मिलेगा, या मिलेगी स्वर ध्वनि। क्या मिलेगी, स्वर ध्वनि। क्या मिलेगी आपको, स्वर ध्वनि, यानी कि वाक्य के खत्म होने से पहले आप ये स्वर ध्वनि यहां भी लिख चुका हूं, यहां पर तो स्वर ध्वनि पर सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, वह दिल्ली गई, आगे होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, वह दिल्ली गई है, तो ऐसा होगा, या वह दिल्ली गई थी, या वह दिल्ली गई होगी, ऐसा होगा। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा स्टूडेंट्स, उसमें हमेशा आपको मिलेगा से रहा, या क्या मिलेगी, से रही, और या मिलेगा आपको से रहे। क्या मिलेगा, से रहे। और स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, हमेशा काम के शुरू होने का समय दिया होता है, काम के शुरू होने का समय दिया होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स जरा समझिए कि हम आज तक क्या कर रहे थे, 12 के 12 टेंसेस को अलग समझ रहे थे, मतलब कि वो क्या है, सब एक हैं, वो सब क्या है, एक हैं, बस डिफरेंस है तो किसका स्टूडेंट्स, टाइम का। किसका डिफरेंस है, टाइम का। कैसे, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मैं, देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे प्रेजेंट के टेंस बताइए, सभी उनके नाम बताइए, तो आप सभी के सामने क्या लगा दोगे, सिर्फ प्रेजेंट। तो हो जाएगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे आपको याद हो जाएंगे नाम, क्योंकि आपने सिर्फ 4 स्टेट याद करने, 3 टाइम याद करने हैं। और पहचान याद करने का तरीका मैं बता चुका हूं, इंडेफिनिट में ताते थी, कॉन्टिन्यूस जब रहा रहे रही, क्योंकि काम होता हुआ दिखाना है, परफेक्ट में काम हो चुका है तो चुका, चुके, चुकी, या ऐसे अंग तक की ध्वनि पे समाप्त होने वाले वाक्य, और उनके बाद में है, हूं, या था, थे, थी, या गागेगी। ठीक है, उसके बाद आपका परफेक्ट, इसके बाद मिलेगा आपको रहा, रहे, रही। ठीक है, अगर आपको कहे कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान बतानी है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की पहचान क्या है, हूं, हो, और कॉन्टिन्यूस की पहचान है रहा, रहे, रही। अगर हम इनके बाद है, हूं, हो लगा दें, अभी तो सिर्फ ये कॉन्टिन्यूस है, अर्थात ये स्टेट है, और हमने अब प्रेजेंट इसके साथ लगा के इसको टेंस बनाना है, तो आपको प्रेजेंट लगाना पड़ेगा। अगर इन सभी के बाद में स्टूडेंट है, हूं लगा दूं तो प्रेजेंट के हो जाएंगे, जैसे ता है, ते है, ती है, इनमें से अगर ले लिया जाए तो क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट। और था, थे, थी लगा दूं तो पास्ट का इंडेफिनिट, और गागे की लगा दूं तो क्या, फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो इसका मतलब सभी तो मिलते हैं। आपको क्या है, आपको सारी स्टेट की पहचान याद होनी चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर आपको याद हो ही जाएंगे, क्योंकि इनके बाद हैं और था, थे, थी, इतना ही अंतर है बस। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैं आपको जानता हूं, ता तो सर इंडेफिनिट है, और हूं सर प्रेजेंट है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं उसको जानता था, सर था करने से हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि था दिखाता है पास्ट को। और सर मैं उसे जानता हूंगा, ठीक है, या वह मुझे जानता होगा, वह मुझे जानता होगा, तो सर आप इंडेफिनिट है, और गा सर फ्यूचर को दिखाता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स में इस प्रकार से कंफ्यूजन किस चीज का, कंफ्यूजन किस चीज का, देखिएगा, जब हम चीजों को बिखरा देते हैं ना, हम सब चीजों को अलग अलग समझते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है और सिमटती नहीं है। जब हम चीजों को आपस में जोड़ के देखते हैं ना, तो वो बहुत आसान हो जाती है। और टेंसेस में सारी स्टेट तो वही रहती है ना, टेंस का टाइम बदल जाता है, स्टेट तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेंगी, पहचान भी वही रहेगी, बस अंतर आएगा उनके बाद में है, हूं है, या है, हूं और हो होगा तो प्रेजेंट की स्टेट है, था, थी होगा तो पास्ट की स्टेट है, और गा, गेगी होगा तो फ्यूचर की स्टेट है। तो याद क्या करना, सिर्फ स्टेट की पहचान और टेंसेस की पहचान, और जब दोनों को मिला देंगे तो फिर बन जाएगा हमारा टेंस। क्या बन जाएगा, कंप्लीट टेंस। क्योंकि टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, टेंस का काम होता है क्या दिखाना, टाइम दिखाना और स्टेट दिखाना। और जब टाइम तो ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, और स्टेट ये 4 है, अब इनको मिलाने से क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगा, टेंस। और अब रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहां तक आप कर सकते हो पहचान याद, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं एक वर्ब का एग्जांपल लेता हूं, वर्ब का एग्जांपल लेता हूं, और देखिएगा वर्ब की फॉर्म का हम ले लेते हैं गो से, गो, went, gone, going, and student to go। स्टूडेंट्स हमने ये वर्ब का एग्जाम्पल लिया है, ये वर्ब की फॉर्म है, ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं।
वेंस हमारी पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? पास्ट, इसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। और गॉन हमारी जो स्टूडेंट्स वो परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट फॉर्म है क्योंकि यहां पर आप जाकर के काम पूर्ण हो जाता है, तो इसको हम परफेक्ट लिख सकते हैं, परफेक्ट। और जिसको हम जानते हैं किसके रूप में? थर्ड फॉर्म के रूप में। आईएनजी स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी दिखाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और टू गो स्टूडेंट्स हमारी होती है फिफ्थ फॉर्म। तो आप यहां पर देखिएगा, आपको यह पता है क्योंकि हम कह चुके हैं टेंस वर्ब की फॉर्म है, तो बिना वर्ब के तो टेंस की कल्पना करना भी क्या है? असंभव है। यानी कि टेंस का काम क्या है? वर्ब के एक्शन की स्टेट और टाइम दिखाना। वर्ब के एक्शन जो वो दिखाएगी, वर्ब जो एक्शन दिखाती है उसका टाइम और स्टेट दिखाना ही काम तो टेंस का है। तो इसका मतलब बिना वर्ब के तो टेंस की कल्पना भी नहीं की जाती। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। तो हमें कुछ वर्ब की फॉर्म भी लगानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। देखिए 5 फॉर्म में से, और जबकि मैंने एक बेस छोड़ दी है, बेस की बात करें, बेस और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती हैं, तो 6 फॉर्म हो जाएगी। उनमें से स्टूडेंट्स देखिए कमाल, देखिए कमाल, आपको देखना जितने भी इंडेफिनिट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितने परसेंट? 99% स्टूडेंट। 1% मैं बताऊंगा कि कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। जब टेंस इंडेफिनिट होगा, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, तो 99% स्टूडेंट हमें क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां से वर्ब भी याद हो जाएगी, पहचान भी याद हो जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में करने वाले हैं सारे टेंस। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें, वीडियो को देखते रहें। जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं स्टूडेंट्स, हमें वहां पे लगानी पड़ती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हमें लगाना पड़ता है आईएनजी। और उसके बाद स्टूडेंट जितने भी परफेक्ट होते हैं, आप देखो परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है? कंटिन्यू फॉर्म तो आईएनजी थी, परफेक्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म। तो जितने भी परफेक्ट हैं तो आपको ध्यान रखना वहां पे लगानी थर्ड फॉर्म। और बेटा ये फिर से कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, भले ही परफेक्ट है लेकिन कॉन्टिन्यूस है, तो इसके बाद फिर कॉन्टिन्यूस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो स्टूडेंट्स आप जरा देखिए, आपके पास वर्ब की कितनी फॉर्म है? बेस फॉर्म बन तो 6, अगर उनको फर्स्ट फॉर्म से शुरू करता हूं तो कितनी फॉर्म है आपके पास? 5 फॉर्म्स हैं। उसके बावजूद भी आपका टेंस बनाने में, सारे टेंस बनाने में कितनी वर्ब से काम चल रहा है? सिर्फ कितनी से चल रहा है? फर्स्ट 1, आईएनजी 2 एंड थर्ड 3। तो आपको या तो जो भी अपने टेंस से बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या लगाना है आईएनजी जितने कॉन्टिन्यूस हैं, और जितने परफेक्ट हैं उनमें लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहां तक तो आप सीख चुके हैं टेंस के मतलब टाइम के अनुसार, और स्टेट आप सीख चुके हैं। अब एक टेंस को देखिएगा, आप जरा सोचिए स्टूडेंट्स, जब सभी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है तो हमें कैसे पता चले कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है या पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस है? इस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है जो इन सभी कॉन्टिन्यूस को एक दूसरे से अलग करेगी, जो सभी परफेक्ट को एक दूसरे से अलग करेगी, वो चीज है स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब। और ये मेरी गारंटी है, आज तक आपने हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से नहीं सीखा होगा जैसे मैं सिखाने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल नहीं सीखा होगा। तो आज मैं ये बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब बनते कैसे हैं। हम रट्टा मार के याद तो कर लेते हैं, लेकिन शायद हमें किसी ने बताया नहीं होता कि ये ओरिजिनेट कैसे हुई है, बनी कैसे हैं। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ा पहचान को यहां से ओमिट कर देते हैं और वर्ब को भी हटा देते हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, वर्ब तो मिलती है आपस में, वर्ब तो मिलती है कि जितने कॉन्टिन्यूस से आईएनजी लगेगा, जितने परफेक्ट थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी लगेगा। और 99% हमारे जो इंडेफिनिट है उसमें क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। और 1% वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 1% कहां पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। बस एक चांस ये बनता है कि यहां पर एक चांस बनता है। और ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वहां लगती है वर्ब फॉर्म। अदरवाइज हर सिचुएशन में हर इंडेफिनिट में क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये 1% मैंने इनके लिए बचा के रखा था। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पे स्टूडेंट्स। देखो प्रेजेंट फॉर्म से बात करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डूडल्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? डूडल्स। क्या लगेगा? डू और डल्स। आपको यहां से हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। ऊपर प्रेजेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इधर इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो तो डूडल्स लगेगा,
अगर स्टूडेंट पास्ट का इंडेफिनिट हो तो क्या होगा, आप देखिएगा पास्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है, सेकंड। सो डू डज की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट्स, डिड। वेरी गुड। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ड डू है और डज है, तो पास्ट की डिड क्यों है, आज के बाद बता पाएंगे। क्योंकि सर डू हमारी बेस फॉर्म होती है और डू की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें पास्ट में हमेशा लगाते हैं सेकंड फॉर्म, तो इसलिए हमारे पास डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है। स्टूडेंट्स आपको एक याद रखना, अब क्या है फ्यूचर का जो इंडेफिनिट होगा वहां क्या लगेगा। तो आज से बच्चों मेरी एक बात याद रखनी है कि सर ने बताया था जब भी हम फ्यूचर दिखाते हैं तो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज हमारे पास है, विल और शैल। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी फ्यूचर दिखाना है तो आप बिना विल शैल के फ्यूचर नहीं दिखा सकते। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर अब साथ में करने लगूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ ऐसी जगह हैं जो हम बिना विल शैल के भी फ्यूचर दिखा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। इज एम आर से भी दिखा सकते हैं, कई बार फर्स्ट फॉर्म से दिखा देते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। विल शैल से तो दिखाते हैं, और इज गोइंग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल हम उसमें नहीं जाते, ठीक है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कोई अगर जानकार वीडियो देखता तो हो सकता है वो सोचे कि सर गलत बता रहे। तो विल शैल के अलावा भी और कंडीशन है, लेकिन हमें पहले बेसिक सीखना है, एडवांस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि एक चीज और मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है। बी की फॉर्म लिख देते हैं, बी वॉज, थर्ड फॉर्म होती है बी की बेटा बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और फिफ्थ होती है टू बी, ठीक है। टू बी हमारी टू बी, और आपको ध्यान रखना है, मैं यहां को एक बार इसको हटा देता हूं बी को, क्योंकि बी है बेस फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स इज, एम और आर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, बेस फॉर्म है बी। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि सर ने बताया था कि कोई भी कॉन्टिन्यूस हो स्टूडेंट्स, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो तो आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि बिना बी की फॉर्म के कोई कभी कंटिन्यूस नहीं बन सकता। तो मुझे बी की फॉर्म चाहिए, और यहां पे प्रेजेंट में आती है फर्स्ट फॉर्म, तो बी की प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, इज, एम, आर। तो ये इज, एम, आर आपको पता होना चाहिए कहां से आया है। आज तक आप रटते आए थे कि कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट को में इज, एम, आर लगता है, लेकिन क्यों लगता है, लॉजिक मैं बता रहा हूं क्यों लगता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए आपको लगानी पड़ती है बी की फॉर्म, और प्रेजेंट में आती है फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज, एम, आर। बी नहीं है स्टूडेंट्स, बी है बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म। अब पास्ट में लगेगी सेकंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूटी तो अभी भी दिखानी है, तो इज, एम, आर की जो पास्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, आपको पता है वॉज, और वॉज की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है वर। तो इसके हिसाब से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास हो जाएगा वॉज वर। क्या हो जाएगा, वॉज वर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी हम सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ड सीखने के बाद काम फिनिश हो जाएगा। पहचान हम कर चुके हैं, टेंस को हम जान चुके हैं, ठीक है, वर्ब का हमें पता चल गया है। अब बात थी हेल्पिंग वर्ब की। अब स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुका हूं कि कभी भी फ्यूचर दिखाना है तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगाना है, विल और शैल लगाना है। अभी विल शैल लगा के सिर्फ स्टूडेंट्स आप क्या दिखा पाए हैं, टाइम दिखा पाए हैं, लेकिन स्टेट दिखाने के लिए, स्टेट कौन सी थी, कॉन्टिन्यूस, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो आपको बी की फॉर्म के बिना मुक्ति नहीं है, बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बी की फॉर्म कौन सी लगाए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, विल शैल हमारे मॉडल हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। आपको ध्यान रखना है कि वैसे मेरी वीडियो बहुत सारी हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी है। मॉडल के बाद हमेशा स्टूडेंट्स आपको रखना है ध्यान, क्या किसी भी वर्ब को लगाए तो उसकी बेस फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, उसकी बेस फॉर्म। मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आती, बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो बी तो लगानी पड़ेगी, और बी की बेस क्या है, खुद बी है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपकी हेल्पिंग वर्ड बन जाएगी विल बी एंड शैल बी, या विल बी एंड शैल बी। क्लियर हुआ, तो ये कहां से आई, विल बी और शैल बी। स्टूडेंट्स अब आपको दिखाना है परफेक्शन। क्या दिखाना, परफेक्शन। परफेक्शन दिखाने के लिए हमें लगानी पड़ती है हैव की फॉर्म। क्या लगानी पड़ती है, हैव की फॉर्म। और हैव की पहली फॉर्म होती है हैव, दूसरी होती है हैड, और तीसरी भी क्या होती है, हैड होती है। और अल्टरनेटिव फॉर्म हैव के साथ होती है हैज, सिंगुलर दिखाने के लिए। तो परफेक्शन दिखाने के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ड बनेगी स्टूडेंट्स हैज और हैव। वेरी गुड। और पास्ट में आती है सेकंड फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, आपके पास हो जाएगी
पास्ट परफेक्ट दिखाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, हैड। और फिर वही बात है स्टूडेंट्स, फ्यूचर दिखाना है तो सर ने बताया था कि बिना विल सेल के तो काम चलेगा नहीं, तो फ्यूचर तो दिखा दिया आपने, लेकिन क्या नहीं दिखा पाए, परफेक्शन नहीं दिखा पाए। परफेक्ट स्टेट दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हैज हैव लगाना पड़ेगा। और आपको ये पता है विल सेल अपने बाद लेते हैं बेस फॉर्म, और हैज और हैव में से बेस फॉर्म क्या है, हैज नहीं है, हैज नहीं है, क्या है, हैव है। जैसे वॉज वर्ब में से बेस फॉर्म क्या है, वॉज है, वर्ब नहीं है। इसी प्रकार से हैज हैव में से अगर बेस फॉर्म लिखे जाए, वर्ब की फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे आप, हैव, हैड, हैड। जबकि हैज सिर्फ अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो इस प्रकार से आप क्या लगा दोगे यहां पे स्टूडेंट्स, हैव। तो आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि विल हैव जो है ना, विल हैव जो है फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, तो वो क्यों है, पटाख से जवाब आना चाहिए जो पूछता है कि सर विल सेल फ्यूचर दिखाने के लिए और हैव परफेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि हम टाइम के साथ साथ स्टेट को लेकर चल रहे हैं। टाइम के साथ साथ हमें क्या दिखानी होती है, स्टेट, क्योंकि हमें टेंस की डेफिनेशन को क्लियर करना है। क्योंकि टाइम और स्टेट जब मिलते हैं उसी को कहते हैं टेंस, उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी आप कर चुके थे स्टूडेंट्स कि परफेक्शन के लिए आप क्या लगाते हैं, हैज हैव, अभी आपने ऊपर लगाया था। लेकिन अब ये परफेक्ट थोड़ी दिखाना है, साथ में कॉन्टिन्यूस भी तो दिखाना है। कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए तो बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, और एक कंडीशन आपको पता है कि हैज हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो आपको थर्ड फॉर्म बी की क्या लेनी पड़ेगी, बी लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन या हैव बीन ही क्यों होती है, हैज हैव परफेक्शन के लिए और बीन कंटिन्यूटी के लिए। बीन किसके लिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के लिए। आपको ये याद होना चाहिए कि बीन से दिखाई जाएगी कंटिन्यूटी, और इसकी पास्ट फॉर्म आप क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, हैड तो परफेक्शन के लिए और बीन फिर कंटिन्यूटी के लिए, तो दोनों को मिलाकर बन जाएगा हैड बीन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हैड बीन। वेरी गुड। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आपको पता है कि सर ने बताया था बिना विल सेल के तो फ्यूचर बन नहीं सकता, तो विल सेल तो लगाने ही है। विल सेल लगाने से सिर्फ आप क्या दिखा पाए, टाइम दिखा पाए, फ्यूचर क्या दिखा पाए, फ्यूचर टाइम दिखा पाए स्टूडेंट्स। लेकिन आपको दिखाना है, परफेक्ट भी दिखाना है। परफेक्शन के लिए क्या आएगा, हैज हैव के बाद, सॉरी विल सेल के बाद आती है बेस फॉर्म, तो परफेक्शन के लिए लगाते हैं हैज हैव, और हैव है बेस फॉर्म, तो हो जाएगा विल हैव सेल हैव। अब क्या दिखा पाए, क्या सिखा पाए, सिर्फ आप अभी तक आप दिखा पाए फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यूटी भी दिखानी है। क्या दिखानी है, आपको कंटिन्यूटी भी दिखानी है, और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा बीन। बीन ही क्यों आया, क्योंकि सर हैज हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं और हमें बी लगानी पड़ेगी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, और बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, सेकंड है वाज वर, और थर्ड क्या है बीन, और फोर्थ हमारी क्या है बीन, और फिफ्थ क्या है टू बी। तो हमारी थर्ड फॉर्म बीन थी, तो इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, बी लगाया। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज तक शायद आपने हेल्पिंग वर्ब को ऐसे सीखा हो कि हेल्पिंग वर्ब बननी कैसे है। बल्कि मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को बता दिया जाता है, लिख लो इस टेंस की इज एम आर है, तो इज एम आर ही है। लेकिन क्यों है, इसका सवाल का जवाब ना आपको मिलता है, आपको नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। इस सवाल का जवाब आज मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको दिया है स्टूडेंट्स। तो अब आप समझ पाए हैं, हेल्पिंग वर्ब आपने सीख ली, पहचान आपने सीख ली। मेन वर्ब आपको पता है इंडेफिनिट में 99% फर्स्ट फॉर्म, जितने कॉन्टिन्यूस हैं आईएनजी, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, आईएनजी और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तो तीन वर्ब की फॉर्म से ही आपके पूरे 12 के 12 टेंसेस बन रहे हैं। दुनिया की जो भी सेंटेंसेस वो आप बना सकते हैं। ठीक है, कुछ और एडिशनल चीजें हमें थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी, लेकिन आज सिर्फ हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह मॉडल्स की यूज होता है, ठीक है, कहीं पॉजिटिव वर्ब होती है, तो वो भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। इम्पेशेंस नहीं होना है, सीखने के लिए अधीरता नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और साथ में सीखने की लगन होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स यहां से आप समझ पाए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब जो मेन चीज आती है, अगर आपको 5 स्ट्रक्चर और आ जाए तो मेरा आज का जो वीडियो में बताने का मकसद था वो काम पूरा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब तक आपने सीख लिया है टेंस किसे कहते हैं, टेंस के टाइम के अनुसार टाइप कितने हैं और कितनी एक्शन की स्टेट्स हैं, वो आप सीख चुके हैं। उसके बाद आप सीख चुके हैं किस स्टेट को दिखाने के लिए कौन सी वर्ब लगती है, और टाइम को दिखाने के लिए
कौन सी हेल्पिंग वर्ड लगती है। तो आज आपको समझ में आना चाहिए, जो हेल्पिंग वर्ड होती है ना वो किसको दिखाती है, टाइम को दिखाती है, और जो बच्चों वर्ब होती है ना वर्ब, वो दिखाती है स्टेट को। और हेल्पिंग वर्ब भी मतलब आपको बता दूं मैं, हेल्पिंग वर्ब भी ऐसा जरिया है जो वर्ब की स्टेट चेंज करती है। आपको पता है कि अगर मैं गो है मेरे पास वर्ब है, तो मैं उसको गो को लेके लंदन में चला जाऊं तो गो ही रहेगी। अगर मैं उसके सामने बी की फॉर्म लगा दूं ना तो बी अलाउ कर देती है उसको, चलो अब मैं तुम्हारे सामने आ गई हूं, तुम अपने बाद में आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। तो प्रकार से स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, टाइम दिखाती है और साथ में वर्ब को अलाउ करती है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब जो बात है वो आपको लास्ट जो बात सीखनी है वो सीखनी है स्ट्रक्चर। आपको क्या सीखना स्टूडेंट, स्ट्रक्चर। जब आप टेंस, कोई भी आपके पास सेंटेंस होगा, आप उसको क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, तो आपको समझना क्या पड़ेगा। पहला स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, पहला जो सेंटेंस का टाइप होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप थोड़ा सर्च किया करें। और आपसे रिक्वेस्ट है देखकर बेटा ऐसे ही ना जाया करें, इसको लाइक करें, ठीक है, जरूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो आपके पास पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे सेंटेंस को बनाते समय आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो लगानी, पहचान तो आप लेंगे। उसके बाद आपको उस टेंस की मेन वर्ब लगानी, चाहे वो आईएनजी वाली हो, थर्ड हो, फर्स्ट हो। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है। क्योंकि मैं ये स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं, अगर ये होने के बाद फिर आप ट्राई करोगे तो आपसे सेंटेंसेस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको वर्ब की फॉर्म वगैरह तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि आप टेंसेस को नहीं जानते। स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं ताकि सारे स्ट्रक्चर आ जाए। क्या लगाना, पहले सब्जेक्ट लगाना स्टूडेंट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब जो आई है उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है स्टूडेंट्स, एमवी मेन वर्ब लगानी है, और फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको थर्ड नंबर पे ले, अगर आपको किसी सेंटेंस का कैसा सेंटेंस बनाना है, किसी भी टेंस का अगर आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसा सेंटेंस बनाना स्टूडेंट्स, इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रागेटिव तो प्रश्न पूछने वाले। अगर आपको किसी भी टेंस का इंट्रागेटिव बनाना है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप कहां ले आएंगे, पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से, बाकी स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट्स होगा क्यों। उसके बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी, बस साइन ऑफ इंट्रागेशन आपने लगाना है। फोर्थ पे हम रखते हैं स्टूडेंट्स कैसा सेंटेंस को, नेगेटिव। ऐसा भी सेंटेंस होता है आपका नेगेटिव कम इंट्रागेटिव, नेगेटिव कम इंट्रागेटिव, यानी कि जिस सेंटेंस में आपका प्रश्न भी पूछा गया हो, ठीक है, और आपसे प्रश्न भी पूछा गया हो और साथ में उसमें नहीं भी हो, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना, अपने हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, और फिर क्या लगाना, आपको मेन वर्ब लगानी है, ठीक है। सेंटेंस में मेन वर्ब लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब पांचवा जो हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है वो हो सकता है इंट्रागेटिव, जो आप कर भी चुके हैं ऊपर। इंट्रागेटिव विद, ये होगा थोड़ा सा अलग, WH फैमिली, अर्थात वो प्रश्नवाचक वाक्य जो WH फैमिली से बनते हैं, यानी कि व्हेन से, वेयर से, व्हाई से। और इसको मैं बता भी दूंगा कि ये कब बनेंगे, ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको W फैमिली का जो भी शब्द है उसमें आया, क्यों आया, तो वाई आगे लगा देंगे। बाकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब रहेगी, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये 5 तरह के स्ट्रक्चरों को ये 5 तरह के स्ट्रक्चर है। आपका जो भी सेंटेंस है आप हिंदी में देखेंगे कि वह गाना गा रहा है वह गाना गा रहा है तो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। वह गाना नहीं गा रहा है तो नेगेटिव है। क्या वह गाना गा रहा है तो इंट्रागेटिव है। क्या वह गाना नहीं गा रहा है, सवाल भी है और साथ में आपका नेगेशन भी है, तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव कम इंट्रागेटिव है। और वह गाना क्यों गा रहा है तो ये कैसा है, W फैमिली से। जिस सेंटेंस के शुरू में क्या होता है स्टूडेंट, वो सिंपल इंट्रागेटिव होता है, और जिस सेंटेंस के शुरू में क्या भी नहीं होता, बीच में कोई शब्द आया होता है, क्यों, कैसे, कब, और वो उसको प्रश्नवाचक बनाता है, तो उसको आपको बनाना होता है WH फैमिली से। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, तो आपको पहला स्ट्रक्चर जो है वो है अफर्मेटिव वाला। आपको ये किस पर नहीं चलेगा, प्रेजेंट एंड पास्ट
इंडेफिनिट, और मैंने किसके सामने लिखा है? अफर्मेटिव के सामने। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उन पर ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा स्टूडेंट्स? मैं साथ में बता रहा हूं एक्सेप्शन, कभी बाद में कोई बाद में ये ना हो कि सबने सही नहीं बताया। तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास 12 के 12 टेंसेस में से 2 टेंस के ऐसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है और क्या दिक्कत आ सकती है नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या दिक्कत आ सकती है स्टूडेंट्स? जो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है, जैसे इज हमारी सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। अगर कई सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब में से स्टूडेंट्स एक से ज्यादा शब्द आ जाते हैं, जैसे हैज बीन, 2 है इसमें, हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, सो ना एक है, लेकिन इसमें वर्ड कितने हैं? 1 और 2। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास एक से ज्यादा शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो, ऐसे सेंटेंस का आप नेगेटिव बना रहे हैं, ऐसे टेंस का अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं, तो आपको नोट जो लगाना है, जो मैंने यहां पर जो नोट लिखा है नेगेटिव में जो मैंने नोट लगाया है स्टूडेंट्स, वो आपने क्या करना है? वो पहले शब्द के बाद लगाना है। आप देखिएगा क्या हो जाएगा? हैज, फिर नॉट और फिर बीन बाद में आ जाएगा, इतना करना है। इंटरोगेटिव में क्या करना स्टूडेंट्स? अगर एक से ज्यादा शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ पहला शब्द बाहर आएगा, बाकी कहां रह जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, क्योंकि मैं ये सबके लिए कॉमन बना रहा हूं, तो बस इतना ही ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब वाला ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तो आपको नहीं वाला बनाते समय सिर्फ पहले शब्द के बाद नोट लगाना है, बाकी बाद में रहेगा। अगर क्या वाला बनाना है तो सिर्फ पहले वाला वर्ड को सब्जेक्ट से बाहर लाना है, पहले वाले शब्द को बाहर लाना है, बाकी कहां रहेगा? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अगर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना है तो वही बात हो जाएगी, पहला शब्द बाहर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बाकी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बाद में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो आज मैंने ये वीडियो में आपको बताया है, इस वीडियो में मैंने आपको 12 के 12 टेंसेस को आजू की हेल्पिंग वर्ब बता दी है, पहचान बता दी है, और सभी के लिए मैंने कॉमन स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को लगा करके, इन सभी तरीकों को लगा करके स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ सेंटेंसेस को धीरे धीरे करके, कुछ वर्ब सीख करके ट्रांसलेट करना शुरू करोगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंसेस से भ्रम उठ जाएगा। और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि शायद पहली बार आपने टेंसेस को इस प्रकार से सीखा होगा, तोड़ करके। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट क्या है? टाइम है, और इंडेफिनिट क्या है या कॉन्टिन्यूस क्या है? उसकी एक्शन की स्टेट है। तो आज पहली बार ऐसा सीखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे, तो आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू, धन्यवाद।